बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की जगह अब सम्राट चौधरी ने ले ली है, और वो भी बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर। यकीनन ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों? जो नेता 2017 में ही बीजेपी में शामिल हुआ, उसे कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं पर तरजीह देकर बिहार की कमान क्यों सौंपी गई? चलिए इसी के पीछे की पूरी रणनीति को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार में शुरू हुए इस नए दौर की, जो कि सत्ता का एक वाकई ऐतिहासिक हस्तांतरण है। देखिए, 15 अप्रैल 2026 ये तारीख बिहार की सियासत में हमेशा याद रखी जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, और इसका मतलब साफ है, अब पार्टी सिर्फ एक गठबंधन सहयोगी नहीं बल्कि सत्ता की ड्राइविंग सीट पर आ गई है। अच्छा, तो इस पूरी नियुक्ति के पीछे की सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह क्या है? वो है बिहार का मशहूर लव कुश फैक्टर। सारा राजनीतिक गणित इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये लव कुश आखिर है क्या। देखिए, ये बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा समीकरण है। ये एक राजनीतिक शब्द है जो दो ताकतवर ओबीसी समुदायों, कुर्मी और कोयरी या कुशवाहा के मिले जुले वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता है, और सालों से इसे नीतीश कुमार का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। और बस यहीं पर सम्राट चौधरी की एंट्री होती है। वो खुद कोयरी या कुशवाहा समुदाय से आते हैं, मतलब लव कुश समीकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कोयरी कुशवाहा करीब 4.21% और कुर्मी 2.87%। अलग अलग देखें तो शायद ये नंबर छोटे लगें, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है लगभग 7% का एक सॉलिड वोट ब्लॉक। और ये 7% वोट बिहार की 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला कर सकता है। ये एक असली गेम चेंजर है। जैसा कि कई राजनीतिक जानकार भी मानते हैं, बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है। सम्राट चौधरी को आगे करके वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है, मतलब अपने पुराने सहयोगी की सबसे बड़ी ताकत को ही कमजोर कर दो। लेकिन सम्राट चौधरी की कहानी सिर्फ जातीय समीकरण तक ही सीमित नहीं है। उनका अपना एक लंबा और कह सकते हैं काफी दिलचस्प राजनीतिक सफर रहा है। चलिए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है 1999 में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ। वो राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी बने। फिर 2014 में उन्होंने पाला बदला और जेडीयू में शामिल हो गए, और उसके 3 साल बाद 2017 में वो आ गए भारतीय जनता पार्टी में। आरजेडी, जेडीयू और अब बीजेपी, बिहार की तीनों बड़ी पार्टियों में वो काम कर चुके हैं। वैसे राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता शकुनी चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, 6 बार विधायक रहे। उनकी मां पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं। तो जाहिर है इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें राजनीति में एक अच्छी शुरुआत दी। तो हमने जातीय गणित देखा, उनका राजनीतिक अनुभव भी देखा, लेकिन इस कहानी में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बिना ये सब शायद मुमकिन नहीं होता, और वो है शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी शाह का भरोसा। इसके संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। याद कीजिए अक्टूबर 2025 की वो चुनावी सभा, जब गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से कहा था, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बड़ा आदमी बनना इतनी जल्दी हकीकत बन जाएगा। राजनीतिक गलियारों में उन्हें शाह का आदमी तक कहा जाता है। ये साफ है कि उन्हें न सिर्फ अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पूरा विश्वास हासिल है। और जब पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं का समर्थन हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर सवाल यह है कि ये भरोसा आखिर जीता कैसे गया? इसकी कुछ बड़ी वजह हैं। पहली, उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली और हार्डलाइनर छवि। दूसरी, उनका संगठनात्मक कौशल। जब अमित शाह ने उन्हें बिहार में पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करने का काम दिया तो उन्होंने उसे बखूबी निभाया। और तीसरी वजह यह है कि वो एक ऐसे नेता के तौर पर देखे गए जो जाति, विकास और हिंदुत्व, इन तीनों के एजेंडे को एक साथ लेके चल सकते हैं। तो ये तो हुई राजनीति की बातें, लेकिन इस पगड़ी के पीछे का व्यक्ति कैसा है? चलिए उनके सार्वजनिक रिकॉर्ड के जरिए उन्हें थोड़ा और जानते हैं। अगर हम उनके 2020 के चुनावी हलफनामे को देखें तो उसमें एक लंबित आपराधिक मामले का जिक्र है। ये मामला आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ बताया गया है। उसी 2020 के हलफनामे के मुताबिक
उनकी और उनकी पत्नी की मिलाकर चल संपत्ति 60 लाख रुपए से ज्यादा थी, जबकि अचल संपत्ति 8 करोड़ रुपए से भी अधिक की घोषित की गई थी। साथ ही उन पर 68 लाख रुपए की देनदारियां भी बताई गई थीं। उनके राजनीतिक जीवन में विवाद भी रहे हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठे। साथ ही 1995 के एक हत्या मामले से जुड़े आरोपों को लेकर भी उनका नाम विवादों में आया था, जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है। तो अब जबकि कमान एक नए नेता के हाथ में है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी का ये स्ट्रेटेजिक दांव आने वाले दशकों के लिए बिहार के राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए एक नया आकार दे देगा?